नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए नॉलेज के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरू करते हैं वीडियो की डिटेल्स के साथ। यहाँ आज हम बात करने वाले हैं हमारे। तो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक एनआरआई है जो कि टैक्स इम्प्लीकेशन जानना चाहता है और रिलेटेड टू गोल्ड। उस एनआरआई ने इंडिया में गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा है अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है। अराउंड हम मान लेते हैं कि उसके इन्वेस्टमेंट पे जितना भी प्रॉफिट उसको, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअली काम करने वाले हैं। तो उस एनआरआई ने करीब करीब हम मान के चल रहे हैं, इंडिया में जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उस पर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहा है और उसको लिक्विडेट करवाना चाहता है कैश में या चेक में। अब उसका क्वेश्चन है कैश लूँ या चेक लूँ, क्या फायदा है क्या नुकसान है। अगर हम बात करें शुरू करने से पहले, सबसे पहले वार्निंग देना चाहूँगा मैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कैश में किए हुए सारे ट्रांजेक्शन्स जो है लगभग ओवरऑल ये ट्रांजेक्शन्स आपके लिए खराब साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये इलीगल भी हो सकते हैं, इलीगल माने जा सकते हैं। कारण, आप कहीं भी कभी भी 2 लाख से ज़्यादा की ट्रांजेक्शन करते हैं कैश में तो वो इलीगल वे में भी ली जाती है, सस्पिशियस मानी जाती है अंडर आईटी एक्ट। ओके, इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसको सस्पिशियस माना जाता है। अब गोल्ड दिया है इसने, क्या लीगल और क्या टैक्सेबल है, आइए देखते हैं। जो गोल्ड ज्वेलर के पास गया है एज अ लोन, अगर एनआरआई ने डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करवाया, एग्रीमेंट बेसिस पे कराया, देन वेल एंड गुड है, ठीक है। उस ज्वेलर्स के थ्रू जो भी उसको मिलेगा, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल तो होगा, उसके लिए आपको कोई रोक नहीं लगा सकता। तो जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा और वो भी टैक्सेबल है, इसलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उसको शो करना इम्पॉर्टेंट है। मान लो अगर कस्टमर बोलता है कि भाई उसको लिक्विडेट ही करवाना है, उसको आगे इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो लिक्विडेट अगर वो करवाने के लिए जाता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है चेक या नेफ्ट में ले लें, मतलब ऑनलाइन ले लें, और दूसरा हमारा ऑफलाइन ले लें। तो ऑफलाइन मोड एक ही मोड है जो कि है कैश, जिसका कोई भी रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन नहीं होता। अगर आप कैश में लेते हैं तो एक लीगल एक्सपेक्ट से अगर आप देखेंगे तो इट इज अ वेरी रिस्की, और जहाँ पे आपके ऊपर हाई टैक्स भी इम्पोज किया जा सकता है अगर कंप्लाइंस में ये आता है कि 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट कैश में आपने लिया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये सस्पिशियस माना जाता है अंदर आईटी एक्ट, स्पेशली जब 2 लाख से ज़्यादा हो। अगर चेक या नेफ्ट में लेते हैं, मतलब ऑनलाइन लेते हैं या चेक के थ्रू लेते हैं, आरटीजीएस करते हैं, नेफ्ट करते हैं, बैंक ट्रांसफर वगैरह, तो ये सेफर माना जाता है, क्योंकि रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन है, ट्रेसेबल है, और ये आईटीआर के टाइम पे आपकी हेल्प भी कर देगा, तो ये लो रिस्क है। फिर अगर कैश लेने के नुकसान की हम बात करें, तो कैश लेने के अपने खुद के कुछ नुकसान है, जैसा मैंने आपको बताया कि उसने मान लो ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, और इनकम टैक्स के सेक्शन 269 एसटी के तहत एक दिन में किसी भी व्यक्ति ने अगर 2 लाख से ज्यादा का कैश लिया है तो इलीगल है। स्पेशली इस पे 100% पेनल्टी लग सकती है, जितना कैश उतनी पेनल्टी। ये कैसे, जितना कैश उतनी पेनल्टी है, ऐसे कि अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया है, मान लो 5 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ, उस 5 लाख के ट्रांजेक्शन पे आपने सोचा कि 5 लाख कैश ले लेते हैं, गवर्नमेंट को पता भी नहीं चलेगा, मेरा काम भी हो जाएगा। तो अगर गलती से गवर्नमेंट को पता चल गई, गलती से क्या, एक्चुअली गवर्नमेंट की नज़र हर व्यक्ति पे, आपके ट्रांजेक्शन्स कहीं ना कहीं ज़रूर दिखेंगे। वो कैश कहीं ना कहीं आप जमा करोगे, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र करोगे, किसी न किसी वे में यूज़ करोगे, कुछ खरीदोगे, कुछ भी, तो एक्स्ट्रा अर्निंग में कहीं ना कहीं तो आ जाएगा। और अगर वो आ जाता है तो 100% पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है गवर्नमेंट को। कैसे, मान लो 5 लाख आपने खर्च किया, 5 के 5 लाख ट्रेसेबल हो गया, तो 5 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है, मतलब टोटल 10 लाख।
5 लाख एक तो आपने खर्च किया, 5 लाख इम्पोज करके टैक्स गवर्नमेंट आपसे ले लेगी कि जो 5 लाख था उसमें 5 लाख और दो, तो मतलब वो जो 5 लाख आप दोगे अपने घर से दो, क्या फायदा हुआ फिर कैश का ट्रांजेक्शन करने पे, उल्टा आपका नुकसान। जितना कैश उतनी पेनल्टी। और खासकर जब अगर आप एनआरआई हो, फॉरेन अकाउंट में आप ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी रिस्की फैक्टर कि उसमें ना करें। तो उसके बाद अगर हम बात करें रिकमेंडेशन की, मैं क्या रिकमेंड करूँगा, तो मेरा सिंपल सा रिकमेंडेशन यही है कि आप इंटरेस्ट जो आप कमा रहे हैं उसको डिक्लेयर करिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, आईटीआर में। और डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर से ज़रूर करवाएं ऐसे ट्रांजेक्शन्स का जो अनरिकॉर्डेड साबित हो सकते हैं। लिक्विडेशन कराते टाइम चेक लें, नेफ्ट करें या आरटीजीएस करें, कैश में ना करें। बहुत लार्ज अमाउंट हो तो बिल्कुल ना करें। और अगर कोई ज्वेलर्स रिफ्यूज़ करता है चेक लेने से, तो चेक देने से रेड फ्लैग है वो, मे बी अनएनकाउंटर्ड बिजनेस हो उसका, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ना हो, फेक हो सकता है, तो उसके खिलाफ तुरंत आप एफआईआर लॉन्च करवाइए या पुलिस कंप्लेन करिए, इधर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करिए रिगार्डिंग दिस। आईटीआर आपका जो इंटरेस्ट आप जो कमा रहे हैं वो सेम फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, ठीक है, जिसमें आप अपना इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, जिस ईयर में आपने अर्न किया है। फॉर एग्जांपल 2025 में अर्न किया है तो 25-26 के आईटीआर में जाएगा। अब अगर वही एग्जांपल को हम लोग एक अमाउंट बेसिस पे ले लें, तो आप कह सकते हैं एनआरआई ने 500 ग्राम गोल्ड अगर किसी ज्वेलर को दिया और ज्वेलर ने उसको 50 ग्राम पर ईयर का इंटरेस्ट देने का वादा किया, ठीक है, तो 50 ग्राम अगर इंटरेस्ट वो देने का वादा कर रहा है तो 50 ग्राम पे 3 लाख आता है, ठीक है, 30% के ब्रैकेट में आ जाएगा, इसलिए तो 3 लाख रुपए जो है, सॉरी 50 ग्राम जो है वो बराबर है 3 लाख के, मान लेते हैं आर एजम्पशन ओनली। और इस 3 लाख पे 90,000 का टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना है, क्योंकि ये 30% के स्लैब में आ रहा है। तो 15 लाख अगर वो करवाएगा तो कितना हो जाएगा पर ईयर, वो 90,000 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है, ठीक है। और यही मान लेते हैं कि उसको बेचने पे 500 ग्राम गोल्ड 15 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो या तो वो बैंक ट्रांसफर से ले या तो अपने आईटीआर में डिक्लेयर करे, बट इंटरेस्ट पार्ट टैक्सेबल होगा ही होगा। इतना समझ गए? तो डू नॉट डू एनी ट्रांजेक्शन विद कैश, स्पेशली आप एनआरआई है तो मेंटेन करें प्रूफ को। अगर गोल्ड ओनरशिप है आपके पास, एग्रीमेंट करा के इंटरेस्ट अगर आप ऑन कर रहे हैं तो उसका, और पेमेंट मोड का भी। और डू कंसल्ट सीए फॉर दोज थिंग्स, क्योंकि इंडिया में लोगों को लगता है कि वो लोग टैक्स फाइलिंग कर देंगे खुद से ही, बाकी चीज़ों को ऑनलाइन सर्च करके देख लेंगे, बट यू नीड अ प्रोफेशनल पर्सन जो आपकी हेल्प करे। यू नीड अ सी। सो do file your ITR for year 2025-26. Thank you. सो यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको, तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल रूपी रडार। और इसके अलावा अगर आपको मेरे से कुछ और जानना है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ओवर आवर इंस्टाग्राम हैंडल विच इज़ प्रोवाइडेड बिलो द डिटेल्स, एज वेल एज आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर्स हियर। एज गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लीज़ डू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न ऑन टाइम। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न करवाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल वर्क करवाना चाहते हैं, डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।